आई वेलकम इंडिविजुअल लोग। आज हम नए टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कैसे हम रेगुलेट करते हैं, क्या-क्या उसके तरीके हैं रेगुलेट करने के लिए, ठीक है? और किस-किस टाइप के यहाँ पर कानून बने हुए हैं। हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो एक कानून पर रहेगा जिसे हम बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई 2005 में पास हुआ था, ये एक्ट आरटीआई एक्ट। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन को कैसे हम रेगुलेट करना है, मतलब रेगुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन हमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब उसको हमें रेगुलेट करना है और डेमोक्रेसी के अंदर इस चीज़ को बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी क्या काम कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को होनी ज़रूरी है। ठीक है? या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन है, मतलब इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से एक्सेस कराना, सही तरीके से यूटिलाइज करना और किसी भी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन टू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो इसमें हमारे दो मेनली कानून हम पढ़ने वाले हैं। पहला कानून आता है हमारा आरटीआई और दूसरा कानून हमारा आता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इन दोनों को हम देखेंगे। तो ये थॉमस जेफरसन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके द्वारा बोला गया है इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र की क्या है, करेंसी है, मुद्रा है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो लोगों के पास रहेगी और वो ही इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे डेवलप कराने की तरफ जाती है, मतलब डेवलपिंग फेज में वो काम करती है कि कैसे किसी पर्सन के तो किसी सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, उसको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सिटीजन की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इसी को बोला गया है दैट इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। तो किसी भी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट इमरजेंसी किस टाइप से होगा, ये बहुत बड़ा हमारा सवाल आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेगुलेट द इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन को कैसे हम रेगुलेट करेंगे एज पर लॉ। तो इंडियन लॉ देखेंगे, भारत के कानून क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए। अगली चीज आती है स्टोर इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना ताकि वो इन्फॉर्मेशन मिसयूज ना हो, गलत हाथों में ना हो, किसी पर्सन की प्राइवेसी भंग ना हो। अगली हमारी मिसयूज अपनी, कोई मिसयूज ना करे इन्फॉर्मेशन को, या फिर किसी पर्सन की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखना। या इसके अलावा हमारा आता है रेस्ट्रिक्ट हार्मफुल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी के पास जाती है तो हमारे किसी पर्सन के लिए या स्टेट के लिए वो हार्मफुल हो सकती है। इस टाइप की हमारी अलग अलग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आती हैं। इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे कानून आता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये जो कानून है पब्लिक को अधिकार देता है, जो जनता है, जो सिटीजन है, उनको अधिकार देता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा लिए गए डिसीजन की इंफॉर्मेशन पब्लिक जान सकती है, उसके सिटीजन जान सकते हैं। तो हम सरकार के या सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंटों के अंदर क्या चल रहा है, किस टाइप से वो काम कर रहे हैं, क्या उनका वर्किंग कल्चर है, इस सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं एज़ ए सिटीजन। ये हमारा एक राइट आता है। इसी को बोला जाएगा हमारा, ये हमें मिला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है? ये जो एक्ट है हमारा, ये एक्ट एक्चुअल में 15 जून को ये एक्ट पास होता है राज्यसभा, लोकसभा के बाद में। उसके बाद में 22 जून को इस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। 22 जून 2005 में, 2005 में इसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और ये फाइनली क्या बन जाता है, आरटीआई एक्ट 2005 बन जाता है। और उसके बाद में फिर हमारा 12 अक्टूबर 2005 में इफेक्टिव हो जाता है होल ऑफ द इंडिया। इसके सारे सेक्शन एप्लीकेबल हो जाते हैं 12 अक्टूबर 2005 को। तो आरटीआई एक्ट जो पास हुआ था हमारा, तो आरटीआई एक्ट के अंदर टोटल हमारे चैप्टर आते हैं 6। इस एक्ट के अंदर 6 चैप्टर हैं और इन 6 चैप्टर के अंदर 31 सेक्शन आते हैं। मतलब 31 धाराएँ आती हैं, 31 सेक्शन। धाराएँ आती हैं, इसके अलावा इसमें 2 शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल। तो ये हमारा आरटीआई एक्ट बना हुआ है जिसके अंदर 6 चैप्टर हैं, उन चैप्टर में हमारे 31 धाराएँ हैं और 2 शेड्यूल आते हैं। और ये एक्ट हमारे होल ऑफ द इंडिया, मतलब कंप्लीट इंडियन टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो पूरे भारत में ये एक्ट हमारा लागू है, ये हमारा काम करता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन किसको बोला गया है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिला है उस पर्सन को जो हमारा सिटीजन है, ठीक है? वो एक्सेस कर सकता है उन चीज़ों को। क्या-क्या एक्सेस कर सकता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी।
मतलब ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए, पब्लिक डिपार्टमेंट के, पब्लिक ऑफिस के अंदर आती है हमारी। इसके अलावा इसमें राइट मिलते हैं, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है जो भी सिटीज़न है। नोट्स, सर्टिफाइड कॉपी, डॉक्यूमेंट वगैरह रिकॉर्ड ले सकता है, उसको चेक कर सकता है। सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल ले सकता है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस किसी भी फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को वो ले सकता है। अब इन्फॉर्मेशन हमारी पेपर की फॉर्म में भी हो सकती है, इसके अलावा हमारी सीडी की फॉर्म में हो सकती है, पेन ड्राइव में हमारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है? किसी भी टाइप में हमारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? तो वो इन्फॉर्मेशन को हमने डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मटेरियल जो मतलब डेटा की फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, किसी भी टाइप की फॉर्म में उस किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। इस इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है जो आरटीआई का सेक्शन 2H आता है, 2F, 2F आता है। इसके अंदर इसको बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इसके अंदर पेपर हैं, हमारे सैंपल हैं, रिपोर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑर्डर हैं, या ओपिनियन होता है, एडवाइस होती है, अलग-अलग ईमेल्स और डॉक्यूमेंट वगैरह सब इसके अंदर हमारे इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। अब इस एक्ट को पास कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों ये एक्ट लाया गया? इसके पीछे रीज़न आता है, इस एक्ट लाने के पीछे एक छोटी-सी कहानी आती है। एक संगठन था जिसका नाम था हमारा मज़दूर किसान शक्ति संगठन, जिसको हम बोलते हैं MKSS, मज़दूर किसान शक्ति संगठन। इसके अंदर 2 मेन हमारे रोल आते हैं, एक आता है अरुणा रॉय का और इसके अलावा एक रोल आता है निखिल डे। इन 2 का इसमें रोल आता है मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने। इन्होंने राजस्थान जो अजमेर के आस-पास से इन्होंने आरटीआई के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है? कि आरटीआई अधिकार होना चाहिए लोगों को, ठीक है? उसके बाद में हमारा ये आरटीआई इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें हम देखेंगे क्यों इम्प्लीमेंट हुआ है। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्यों? ये हमारा आरटीआई आया है एम्पावर द सिटीज़न, ठीक है? ये सिटीज़न को एम्पावर देता है, सिटीज़न को पावर देता है कि वो क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है? गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन माँग सकता है। अब इससे क्या होगा हमारे टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। जैसे किसी डिपार्टमेंट में किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है। अब ऐसा तो नहीं है किसी का वो चाचा लगता था, किसी का भतीजा था, इस टाइप से किसी को अपॉइंट कर लिया गया हो या उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है? ऐसा नहीं किसी के रिश्तेदार ने फ़ोन कर दिया, किसी के रिश्तेदार ने अपना किसी पर्सन को एंट्री करा ली, या गलत तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया, ठीक है? किसी का ठेका, किसी का कॉन्टैक्ट गलत पर्सन को दे दिया, ये सारी ट्रांसपेरेंसी जो हमारी इसमें प्रमोट होती है और अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही है वो तय होती है। इस अगला ही इस चीज़ से फ़ायदा क्या मिलता है? इससे हमारी होती है करप्शन, करप्शन को कम करने में हेल्प मिलती है, हेल्प इन कंटेन करप्शन। तो इस वजह से आरटीआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आरटीआई के थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सरकार से किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से माँग सकते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं कि आरटीआई एक्ट जो हमारा इससे पहले एक एक्ट हुआ करता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 इसको रिप्लेस किया है आरटीआई एक्ट 2005 में क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ज़्यादा इतना कैपेबल नहीं था और इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था। इनमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ थी, इस वजह से इसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है? और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के जो हमें अधिकार मिलता है, इसको बोला गया है कि एक फंडामेंटल राइट आता है अंडर आर्टिकल 19 1 ए, 19 1 का ए। इसके अंदर हमारा आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19, 19 के फर्स्ट का ए, इसके अंदर ये क्या बोला गया है, ये एक हमारा अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इस चीज़ को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला है कि इन्फॉर्मेशन का अधिकार जो हमारा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो हमारा ये आता है हमारा जो एक आता है हमारा 19(1) का ए, जिसके अंदर बोला गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जभी तो हम फ्रीडम अपनी जो किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँगे जब हमें कुछ पता होगा, जब हमें कुछ जानकारी होगी। तो इस वजह से बोला गया है ये इसी के अंडर हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं तो हम एक्सप्रेस क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या किसी को बताएँगे? तो इस वजह से ही हमारे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में माना गया है। और जो हमारा आरटीआई है, आरटीआई की स्टार्टिंग होती है सबसे पहले जो आरटीआई अडॉप्ट किया गया था
वैसे तो इससे पहले भी आरटीआई को अडॉप्ट किया गया था, जो 1265 1265 में जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा जारी हुआ था, वहाँ पर भी इस चीज़ की बात की गई है कि जनता को उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कि राजा या कोई भी अथॉरिटी कैसे काम कर रही है। लेकिन अब की अगर मॉडर्न टाइम में हम देखें तो ये आरटीआई एप्लीकेबल हुआ है सबसे पहले 1766 में, 1766 में स्वीडन है जो पहला फर्स्ट नेशन बनता है आरटीआई को अडॉप्ट करने वाला। इसके बाद में 1946 को यूएन के अंदर एक रिज़ॉल्यूशन आता है, इसमें भी बात की गई है राइट टू इन्फॉर्मेशन की। अगला 1948 में भी हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इसमें भी हमारी इसकी बात की गई है, इन्फॉर्मेशन की सिटीजन को या उसके नागरिकों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। 1966 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अडॉप्ट करता है, इसके बाद में 1978 में फ्रांस अडॉप्ट करता है, तो इस टाइप से धीरे-धीरे अलग-अलग कंट्री इस आरटीआई को अडॉप्ट करते हैं। और इंडिया के अंदर 1986 में एक केस हुआ था मिस्टर कुलवुल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा अंडर आर्टिकल 19 के अंदर आता है, ठीक है? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो हमारा आर्टिकल 19 के अंदर आता है, यहाँ पे इम्प्लॉय किया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात है। जैसे ऑलरेडी बता चुका कि हम क्या स्पीच देंगे, क्या हम बोलेंगे, क्या हम एक्सप्रेस करेंगे, जब तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। इस वजह से इसको डाला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। और ये चीज़ राजनारायण केस जो हुआ था 1976 में उसमें भी बोली गई थी ये चीज़। और इसके बाद में फिर फाइनली हमारा आरटीआई आता है और आरटीआई में हमारे अलग-अलग टाइप में अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे आरटीआई के बारे में आगे हम देखते हैं। आरटीआई हमें प्रोवाइड क्या करता है? आरटीआई एक्चुअल में ये सिटीज़न जो हैं उनको राइट प्रोवाइड करता है। मतलब आरटीआई क्या है? आरटीआई टू इंडियन सिटीज़न। इंडियन सिटीज़न का राइट है क्या किसका करने का? एक्सेस करने का, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब जो इनका तो राइट आता है, ये इसमें क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन। अब आरटीआई के अंदर कोई भी सिटीज़न इन्फॉर्मेशन माँगेगा किससे? पब्लिक अथॉरिटी से। अब जो आरटीआई है, वो हमारे सिटीज़न को राइट प्रोवाइड करता है और जो पब्लिक अथॉरिटी है, उसको ऑब्लिगेशन देता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो जो ये इन्फॉर्मेशन माँगते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रिटर्न की जाती है। ठीक है? अब इन्फॉर्मेशन माँगने का प्रोसीजर क्या होता है? तो आरटीआई का अधिकार मिला हुआ है हर इंडियन सिटीज़न को। यहाँ पर सिर्फ़ इंडियन सिटीज़न को मिला हुआ है। जो आरटीआई का सेक्शन 3 आता है, इसके अंदर बोला गया है कि आरटीआई टू इंडियन सिटीज़न। यहाँ पर कोई फ़ॉरेनर किसी फ़ॉरेनर को अधिकार नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, या इसके अलावा किसी कंपनी को, किसी ऑर्गनाइज़ेशन को अधिकार नहीं है। सिटीज़न को राइट है, वो सिटीज़न इन्फॉर्मेशन माँग सकता है सेक्शन 3 के अंदर। और अगर इन्फॉर्मेशन माँगी गई है, तो पब्लिक अथॉरिटी उसके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेशन आता है हमारा पब्लिक अथॉरिटी का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 के थ्रू इसमें बोला गया है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है तो उसे एक सर्टेन टाइम में सारा रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी रिकॉर्ड आया उसके 120 दिन के अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि कोई माँगे और हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है? अब पब्लिक अथॉरिटी क्या है? इसमें देखते हैं पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी जो भी पब्लिकली रिलेटेड चीज़ आती है, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी, ऐसी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू बनी हुई है, जिसमें हमारा पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन, ये सब इसके अंदर आती हैं पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। इसके अलावा कोई भी ऐसा संस्था जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनी हुई है, स्टेट लेजिस्लेचर से बनी हुई है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ऑर्डर से, किसी नोटिफिकेशन से, जैसे नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है? कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कोई एजेंसी है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब हमारे किसके अंदर आती हैं? कैटेगरी आती है इनकी पब्लिक अथॉरिटी की। तो इन सब ये सब क्या है ऑब्लिगेट हैं कि ये जो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे अगर कोई सिटीजन इनसे माँगता है। इस वजह से ये हर इन्फॉर्मेशन का अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है इन सारी पब्लिक अथॉरिटी को। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, हर पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर एक हमारा क्या होता है, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जिसका काम ही यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना और इन्फॉर्मेशन अगर कोई सिटीजन माँगता है, तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। अगली चीज़ हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर है तो कोई भी हमारा सिटीजन, पहली चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी हमारा एप्लीकेबल होगा वो सिटीजन के थ्रू ही एप्लीकेबल होगा। मतलब सिटीजन ही हमारी कोई इन्फॉर्मेशन माँगता है।
अब सिटीज़न इन्फॉर्मेशन माँगता है तो हमारी रिक्वेस्ट करेगा सिटीज़न किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए एक फ़ीस के साथ। मतलब एक इनकी फ़ीस रहती है अप्रॉक्सिमेट ₹10 के आस-पास रहती है फ़ीस, ₹10 के आस-पास फ़ीस होती है आरटीआई की। तो उस फ़ीस देने के बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए बोलेगा और इन्फॉर्मेशन किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फ़ॉर्मेट में वो पर्सन माँग सकता है, ठीक है? जो हमारी लैंग्वेज हैं, जो स्टेट की ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, उनमें ही माँग सकता है और हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है। इसके अलावा ₹10 की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी और जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी किस फ़ॉर्म में या तो रिटेन फ़ॉर्म में या पेन ड्राइव के फ़ॉर्म में या सीडी की फ़ॉर्म में, किसी भी फ़ॉर्म में हमारे वो माँग सकता है। मतलब जिस फ़ॉर्म में अवेलेबल है। अगली चीज़ हमारी आती है। अब इन्फॉर्मेशन जो माँगी जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन माँगने के लिए हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है। उसके असिस्ट में क्या उसको उसका एक असिस्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये पूरे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वगैरह को अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 5 आता है इसका, ठीक है? तो इनका काम होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं हमारे पीआईओ होते हैं, ठीक है? या फिर असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। इनसे हम जैसे ही इन्फॉर्मेशन माँगते हैं, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी इन्फॉर्मेशन की इनके पास जाएगी, ठीक है? ये हमारे जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग होते हैं। हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन होता है। हमने उससे जैसे ही इन्फॉर्मेशन माँगी, तो उसके पास पहला ऑप्शन आता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? डिस्पोज़ल ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है? आपको इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कर दी, लेकिन कंडीशन है कि इन्फॉर्मेशन विदिन 30 डेज़ 30 दिन के अंदर उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर हमारा लाइफ़ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन का सवाल आता है, किसी के जीवन मृत्यु या लिबर्टी का सवाल आता है, तो इन्फॉर्मेशन 48 आवर के अंदर ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये इसके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर। इसकी उसकी ज़िम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर या फिर अगर इमरजेंसी है तो 48 आवर्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइड इन टाइम लिमिट अगर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती है, तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। पेनल्टी ऑन एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है जिसमें बोला गया है 200 ठीक है? ये हमारा सेक्शन 20 के अंदर बोला गया है कि पेनल्टी कितनी हमारी ₹250 पर डे और मैक्सिमम हमारी जा सकती है ₹25,000 तक, ठीक है? उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन टाइम से प्रोवाइड नहीं करता है तब। अगली चीज़ हमारी आती है, दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और इन्फॉर्मेशन में रिलेट है थर्ड पार्टी, मतलब मान लो कि पर्सन ए ने इन्फॉर्मेशन माँगी किसी भी डिपार्टमेंट बी के थ्रू। अगर बी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी पर्सन सी से भी बिलॉन्ग करती है, तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्सन ने माँगी है, तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली नहीं दे सकता। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करेगा और थर्ड पार्टी से पूछना पड़ेगा कि किसी पर्सन ने आपकी इन्फॉर्मेशन माँगी है, ठीक है? और वो जो है उसको नोटिस देगा थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी अगर बोलेगा कि इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दो, तो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, देनी ही है, तो थर्ड पार्टी मना नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। ये चीज़ आती है हमारी। अगली चीज़ हमारी आती है असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है वो रिजेक्ट कर देता है। पहला ऑप्शन डिस्पोज़ल और रिक्वेस्ट देख लिया, अगला हमारा आएगा रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। किसी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? अब उसके पास आता है कि जिस पर्सन मतलब जो एपीआई है वो इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है। जो रिक्वेस्ट और इन्फॉर्मेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने मना कर दिया कि इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। तो जब वो इन्फॉर्मेशन के लिए मना करेगा तो उसे 3 चीज़ बतानी होंगी। पहली चीज़ रीज़न ऑफ रिजेक्शन कि इन्फॉर्मेशन उसे देने से क्यों मना किया है, क्या रीज़न है? दूसरी चीज़ आप उस चीज़ के लिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने माँगी है वो रिजेक्ट हो गई है उसकी रिक्वेस्ट तो आप क्या कर सकते हो अपील कर सकते हो कहीं और कितने टाइम में अपील कर सकते हो वो जो है ये एपीआईओ आपको बताएगा। और तीसरी चीज़ आती है अपीलेट अथॉरिटी क्या है? मतलब क्यों जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया है, कहाँ अपील कर सकते हो और कितने टाइम में अपील कर सकते हो? इन 3 चीज़ों को वो बताएगा, जो एपीआईओ है। अगला हम देखते हैं अब जब रिजेक्ट हो गई इन्फॉर्मेशन तो अब क्या करेंगे? क्या ऑप्शन आ गया? अपील का। अब अपील करना स्टार्ट करेंगे।
अब अपील के अंदर कंडीशन हमारी आती है कि अपील हम किसके पास करेंगे? तो इसका जो सेक्शन 19 आता है, उसमें बताया गया है अपील प्रोसीजर मतलब अपील कहाँ कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो इसमें बोला गया है हम 30 दिन के अंदर मतलब विदिन 30 डे अपील करेंगे इसके पास, 30 डे। 30 दिन के अंदर हम अपील करेंगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील। ये में पहली अपील करेंगे हम पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास विदिन 30 डेज़। जब हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है, उसके 30 दिन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या किसी सीनियर को हमें क्या करना अपील करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ये भी अपील कैंसल कर देता है तब क्या होगा? तब हमारे पास सेकंड अपील का ऑप्शन आएगा। हम सेकंड अपील कर सकते हैं और सेकंड अपील का जो टाइम आता है वो आता है 90 डेज़, 90 डे। 90 दिन के अंदर हम सेकंड अपील कर सकते हैं और वो अपील करेंगे हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर, ठीक है? या फिर हम अपील कर सकते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जो अपील करेंगे, तो हमारा इसके अंदर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होता है हमारा, इसके अंदर कमिश्नर होता है और कुछ मतलब एक चीफ कमिश्नर होता है, ठीक है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और कुछ कमिश्नर होते हैं, ठीक है? इनका ये हमारे आते हैं जो सेक्शन 15 है हमारा, सेक्शन 15 ठीक है? ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। इसके अलावा हम अपील कर सकते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सीआईएस के पास। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम भी तो सरकार रख सकती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है? और इनको टर्म एंड कंडीशन क्या है इनकी, ठीक है? इस चीज़ के 2019 में इसके अंदर थोड़ा-सा अमेंडमेंट किया गया था, उसमें बोला गया था ठीक है? कि अब जो है कोई फिक्स टर्म नहीं है इनका कोई और इनको हटाया भी जा सकता है मतलब मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी पे इनको हटाया भी जा सकता है। तो इनके पास हम अपील करेंगे और अपील करने के बाद में हमारा जो भी आंसर आएगा, जो भी हमारा फाइनल अथॉरिटी फाइनल चीज़ होगी हमारी, उसको हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी या तो हमें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर देगा या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन देगा। कोई ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फिर भी जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है इन्फॉर्मेशन लेना और उसको वो वायलेट हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर था, किस टाइप से हम इन्फॉर्मेशन माँगते हैं या किस टाइप से हम आरटीआई फाइल करते हैं। आरटीआई फाइल करने का प्रोसीजर आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, ठीक है? अब उनके थ्रू हम आरटीआई को माँगते हैं, आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन माँगते हैं और उसके में आपको ज़रूरी नहीं है कि अपना नाम भी बताओ आप। ज़रूरी नहीं है आपको अपनी मतलब नाम या रीजन बताओ कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई नहीं पूछने वाला। अगली चीज़, आपका नाम क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, एड्रेस वगैरह ज़रूर पूछना पड़ेगा, ठीक है? ताकि इन्फॉर्मेशन भेजेगी कहाँ सरकार या जो भी डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, कॉन्टैक्ट नंबर तो देना पड़ेगा। अगला हम देखते हैं एक्सेप्शन। आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ एक्सेप्शन मिले हुए हैं। ये हमारे आते हैं एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्लोज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो सेक्शन 8 के अंदर मेंशन है, जिसमें बोला गया है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं माँगी जा सकती। सेक्शन 8 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें मेंशन हैं, वो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर नहीं माँगी जा सकती। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो 20 साल से ज़्यादा पुरानी है, हमने आरटीआई अप्लाई की, लेकिन उस 20 साल पहली इन्फॉर्मेशन हम नहीं माँग सकते, अगली चीज़। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंडिया की या स्टेट की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के ऊपर खतरा बनती है या किसी पर रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के ऊपर खतरा बनती है। किसी अदर कंट्री के साथ कोई रिलेशन में हमारे कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी या कोई उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तब इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, अगली चीज़। स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कोई भी, ठीक है? कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब हमारा किसी की कोई कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन है, ट्रेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को देने की वजह से उसकी क्या हो सकती है, उसकी जान का खतरा हो सकता है उसे, इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगली चीज़,
कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रिविलेज है उसको ब्रीच करती है, वो इन्फॉर्मेशन में हम नहीं मिलेगी। अगली चीज़, इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है या कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है, ठीक है? मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। अगली चीज़, कहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता? तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 24 के अंदर बताया गया है कि एज़ पर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट, एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। इस सेक्शन 24 के अंदर बताया गया है कि एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब किन डिपार्टमेंट के अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं माँग सकते। तो यहाँ पर टोटल 22 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। टोटल 22 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं माँग सकते। ठीक है? टोटल 22 ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं माँग सकते, जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे हमारी एसपीजी है, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखता है। एनएसजी है, रॉ है, आईबी है, ईडी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, डीआरडीओ। इस टाइप के टोटल 22 ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं माँग सकते। किसी भी सिटीज़न को अधिकार नहीं है कि कोई भी सेक्शन 8 की किसी इन्फॉर्मेशन को माँगने का, और सेक्शन 28 के अंदर जो ऑर्गेनाइज़ेशन मेंशन है, उनकी इन्फॉर्मेशन माँगने का। तो ये था हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ नहीं होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा क्या प्रोसीजर है आरटीआई माँगने का, वो हम देख चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।